हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ही हमारी 87 नंबर की वीडियो होगी और जैसा कि आज है 24 सितंबर, तो आज की डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 23 सितंबर को। और जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है तो इस वर्ष के लिए इसकी थीम रही है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ध्यान रखिएगा कि 23 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और देखिए मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। तो इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 20 से लेकर 26 सितंबर के बीच। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा सितंबर माह होगा ये पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि पोषण सप्ताह के रूप में क्या क्या मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 1 से लेकर 7 सितंबर तक। और जो पोषण माह ये पूरा सितंबर भर चलेगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है रामानुज प्रसाद सिंह के बारे में। तो ये ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व हिंदी न्यूज़ रीडर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए न्यूज़ रीडर की बात हुई है तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, रजनी कौल के बारे में बताया था। ये बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी जिनका भी हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश सरकार ने ई कॉमर्स क्षेत्र में उचित निगरानी के लिए एक ई कॉमर्स नियामक निकाय की स्थापना की है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि कॉमर्स के क्षेत्र में जो धोखाधड़ी हो जाती है लोगों के साथ, इससे कंपनी कैसे बच सकती हैं, तो इसके लिए किस सरकार ने एक ई कॉमर्स निकाय स्थापित किया है, तो ये किया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर बांग्लादेश से बात हुई है तो बांग्लादेश से संबंधित जो तथ्य हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले देखिए एक शांतिर उग्र सेना सैन्य अभ्यास होता है। यह अभी शेख मुजीबुर रहमान की, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्हें हम बंगबंधु के नाम से जानते हैं, इनकी 100वीं जयंती पर शांतिर उग्र सेना अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा मैंने आपको एक तथ्य और बताया था कि अभी ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश बना था वह बांग्लादेश ही था। और मैंने आपको मोहम्मद यूनुस के बारे में बताया था जिन्हें भी हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किस देश से संबंध रखते थे, तो ध्यान रखिएगा कि ये बांग्लादेश से संबंध रखते थे। और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु पीठ स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है फिरोज़ फैज़ा भीतर के बारे में। तो यह भी बांग्लादेश से संबंध रखती हैं और जानिए इन्हें वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। कारण क्या है, तो इनके अच्छे स्वास्थ्य संबंधी और भलाई के कार्यों हेतु इन्हें 2021 चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अवार्ड की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था भानुमति घेवला के बारे में, जो कि गुजरात के एक सायाजी जनरल हॉस्पिटल की नर्स हैं। तो इन्हें भी हाल ही में भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की योग्यता को मान्यता देने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार भी अभी दिया गया है। यह मिला है इस वर्ष NIOS को, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, शिक्षा में नवाचार के लिए NIOS को इस वर्ष यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यूनेस्को की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अभी हाल ही में इसने अपने 39वें और 40वें विश्व धरोहर स्थल नामित किए थे। तो 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो नामित हुआ था यह था तेलंगाना स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और जो 40वां विश्व धरोहर स्थल बना था यह बना था गुजरात का धौलावीरा। तो यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा।
और ये जो धौलावीरा है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखता है। और धौलावीरा के विषय में एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह 3 हिस्सों में बटा था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। इसके अलावा स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार ये मिला है शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष जो सुपर 30 संस्था है इसके संस्थापक आनंद कुमार को। मैंने आपको शैलेंद्र सिंह के बारे में बताया था। यह एक भारतीय जीव विज्ञानी है जिन्हें अभी हाल ही में बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नमिता गोखले जिन्हें अभी 7th यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड थे जो अभी पिछले दिनों दिए गए हैं। और देखिए जो मैंने आपको भी बताया चेंज मेकर अवार्ड के बारे में, तो इसमें ये चीज़ भी देखिए कि ये जो फिरोज़ फैज़ा बीथर हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। यानी कि यह जो चेंज मेकर अवार्ड होता है ये दिया जाता है इसी फाउंडेशन के द्वारा। अगला देखते हैं दिया हुआ है वाणिज्य सप्ताह के बारे में। तो इसे हम ऑब्जर्व करेंगे 20 से लेकर 26 सितंबर के बीच में। उद्देश्य क्या है, तो देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्य सप्ताह मनाया जाएगा 20 से लेकर 26 सितंबर के बीच में। अगला देखते हैं दिया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के जीडीपी का अनुमान चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमान संशोधित किया है और अब बताया है कि ये 10% रहेगा। इसके पहले देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ होगा ये चालू वित्त वर्ष के लिए यानी कि 2021-22 के लिए 11% रहेगा, परंतु अब इस अनुमान को कम कर दिया है और बताया है कि ये अब 10% रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसके मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला देखते हैं दिया हुआ है कैलाश सत्यार्थी के बारे में। तो सबसे पहले जानिए यह एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, भारत देश से संबंध रखते हैं। इन्हें अभी हाल ही में SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। और ये नियुक्त किसके द्वारा किया गया है, तो जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक में इन्हें SDG अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है। और टोटल 4 अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं जिनमें से एक है कैलाश सत्यार्थी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत से संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं दिया हुआ है ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में। तो जानिए इसके बारे में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है और ये जो समुद्र तट होते हैं यानी कि जो बीच होते हैं उनको ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। तो अभी ये हाल ही में दिया गया है तमिलनाडु के कोवलम को और पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में इस तरीके से टोटल भारत के 10 समुद्र तट ऐसे हो गए हैं जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी का नाम। और ये दिया क्यों जाता है, तो जिस भी तट का पानी स्वच्छ होता है और नहाने योग्य होता है, वहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं होता है, आसपास का पर्यावरण अच्छा होता है, तो ऐसे तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जाता है। तो आज की डेट की करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है पहला एयर मार्शल VR चौधरी के बारे में। तो केंद्र सरकार ने एयर मार्शल VR चौधरी को अपना अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला दिया हुआ है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। तो यह शुरू किया गया है लेह लद्दाख में और ये इसका पहला संस्करण होगा जो कि आयोजित होगा 24 से लेकर 28 सितंबर के बीच में। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता होगा कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख से संबंधित कुछ तथ्य ध्यान रखिएगा। देखिए अभी BRO के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में ही किया गया है। लद्दाख में ही अभी कुछ दिन पहले पानी माँ अभियान शुरू किया गया था। इसके अलावा लद्दाख में ही NTPC के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं दिया हुआ है वर्ल्ड राइनो डे के बारे में। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 सितंबर को। और उद्देश्य क्या होता है, तो गैंडों की मौजूदा सभी प्रजातियों की रक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यानी कि ये हमारे पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे पर्यावरण संतुलन के लिए सभी जीव जंतु जरूरी होते हैं।
तो इनकी रक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और वर्तमान में गैंडों की 5 प्रजातियां मौजूद हैं। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में एक सींग वाला गैंडा हमें देखने को मिलेगा और ये मिलता है काजीरंगा असम में। और अभी काजीरंगा असम के बारे में मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। अगला देखते हैं दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक पार्क के बारे में। तो इसकी स्थापना होगी उत्तर प्रदेश में, ऐसा अभी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा निर्णय लिया गया है। उद्देश्य क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो स्थानीय निवासी होंगे उनके लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क है ये बन रहा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है जेवर हवाई अड्डा, इसी के नज़दीक में। आगे देखते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर ऐसा निर्णय लिया गया है। अगला देखते हैं दिया हुआ है अजय देवगन के बारे में। तो स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने इन्हें अपना अगला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। फिर हमने पढ़ा था रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार के बारे में। तो उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष यह दिया गया है गौतम अडानी को। फिर हमने पढ़ा था लोक कल्याण व सूरज अभियान। तो ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। मध्य प्रदेश जिसे हम हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और वर्तमान में यदि टाइगर की संख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है 526। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहाँ पर आपको लगभग 524 जो टाइगर हैं वो मिलेंगे। और वर्तमान में जो टाइगर की संख्या है वो लगभग 2967 पाई जाती है। तो इसलिए हम इसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल हैं ये हैं आनंदीबेन पटेल। अगला देखते हैं दिया हुआ है विराट कोहली के बारे में। तो आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी, माफ़ी चाहेंगे, पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।